नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की सहमति दे दी है। पहले कांग्रेस 20 से 22 सीटें मांग रही थी। हालांकि मामला मुरादाबाद सीट पर अटका हुआ था, लेकिन यूपी चुनाव 2019 में मुरादाबाद सीट सपा की झोली में गई थी। यहां से डॉक्टर एसटी हसन सांसद हैं। सपा ये सीट किसी भी स्थिति में कांग्रेस को देने को तैयार नहीं। प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद यह मामला सुलझ गया है। कांग्रेस सपा गठबंधन होने की स्थिति में मिलने वाली सीटों पर निर्णय हो गया है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तय हो गया है। आपको बता दें कि यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीट दी है। तो वहीं इंडिया वॉइस के संवाददाता ने दिग्गजों से खास बातचीत की है, सुनिए। जो गठबंधन हुआ है इस पर क्या कहना चाहिए? अचानक गठबंधन नहीं, ये देश की जनता की मांग पर बीच में बहुत और ज्यादा देश के बिगड़ते हुए हालात पर ये समय की जरूरत थी। क्या आने वाले दिनों में राजा भैया भी शामिल होंगे पार्टी में? अध्यक्ष जी, ये तय करना काम हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का है। जी बिल्कुल। जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लगातार रार चल रही थी, दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही थी, अचानक जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाथ मिला लिया और यह तय हो गया कि यूपी में 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वही 17 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी उतरेंगे। लेकिन जिस तरह से जो प्रत्याशी सूची प्रत्याशियों की जारी की गई थी सपा की तरफ से, अब जो है यह भी पेश फंस सकता है। फिलहाल आज सपा और कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मैसेज दिया कि आने वाले दिनों में एनडीए को हराने के लिए वह एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। हमारे साथ मौजूद हैं सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता किया। जानने की कोशिश करते हैं जो आज 63 और 17 का जो सीटों का बंटवारा हुआ है, फार्मूला है, क्या आने वाले दिनों में कुछ चेंज भी हो सकता है? कुछ चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। राजा भैया जो है, राजा भैया से मुलाकात हो रही है, तो क्या मेरी जानकारी में नहीं है क्या बातचीत है, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 17 वो कहाँ रह गए? अखिलेश यादव कब तक शामिल होंगे न्याय यात्रा में? वो आपस में बात करेंगे, तय करेंगे, उसके बाद न्याय यात्रा में शामिल होंगे। आज कहाँ नहीं, वो तो अखिलेश यादव जी तो आज बरेली, मुरादाबाद और आगरा और एटा के दौरे पर हैं। देर रात आएंगे तब वो तय करेंगे कि कहाँ शामिल होंगे। जी बिल्कुल, राजेंद्र चौधरी का कहना है कि जो है आने वाले दिनों में जो सपा और कांग्रेस का प्रेम है आगे भी बरकरार रहेगा। आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। साथ अविनाश पांडे जी यूपी के प्रभारी। सर, जब लोग मान रहे थे, चर्चा चल रही थी, गठबंधन टूट गया, तब अचानक से गठबंधन का ऐलान कैसे? क्या गठबंधन कभी भी नहीं टूटा। गठबंधन में चर्चा सतत चल रही थी और इस चर्चा के चलते उसका आज निष्कर्ष जो है वो आपके सामने रखा गया। सर, समाजवादी पार्टी कार्यालय कुछ ही दूर पर यात्रा थी, लेकिन अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए। आप अभी भी क्लियर नहीं बड़े कर रहे हैं? भैया, अखिलेश जी जरूर यात्रा में शामिल होंगे। उसकी तिथि और समय वो स्वयं उनके ऑफिस से घोषणा की। 17 सीटों से खुश है कांग्रेस? सर, गांधी परिवार की बात हो रही है रायबरेलिया में, क्या वरुण गांधी लड़ सकते हैं रायबरेलिया में? डांस कर रहे होते, नाच रहे होते, तो आपने सुना कि यूपी प्रभारी अविनाश पांडे को इनका साफ कहना है कि कांग्रेस 17 सीटों पे मिली है और उसमें खुश है, वहीं समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनका कहना है कि गठबंधन की बातें बहुत दिनों से चल रही थी और आज उस पर मोहर लग गई है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नैमिषारण्य में राजराजेश्वरी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नैमिषारण्य में गोपुरम द्वार का उद्घाटन किया। इस दिव्य मौके पर यहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इसके बाद सीएम ने मां राजराजेश्वरी का सूक्ष्म अभिषेक भी किया। भगवान वेदव्यास के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में हजारों ऋषियों ने यहां साधना की थी।
यहाँ की व्यासपीठ इसके लिए विख्यात है। 88,000 ऋषियों ने इसी स्थल पर, इसी क्षेत्र में साधना करके भारत की ज्ञान विज्ञान की पूरी धरोहर को वैदिक ज्ञान के रूप में लिपिबद्ध करके हम सबको उपलब्ध करवाया था। एक विरासत के रूप में हम सबको दिया था। देवासुर संग्राम में महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थिदान यहीं पर किया था, इसी स्थल पर किया था। इसलिए हम कहते हैं सनातन धर्म इस सृष्टि का धर्म है, मानवता का धर्म है। जब तक सनातन धर्म है, विश्व मानवता की कल्याण का मार्ग वह प्रशस्त करता रहेगा। अगर सनातन धर्म पर खतरा आएगा तो विश्व मानवता पर खतरा आएगा। इसलिए विश्व मानवता को बचाना है तो सनातन धर्म को बचाना होगा। और सनातन धर्म का मूल यज्ञ है, ये ऋषि मुनियों की साधना है, जो साधना कई वर्षों तक पवित्र नर्मदा नदी के तट पर साधनारत रह करके पूज्य स्वामी षणमुखानंद पुरी जी महाराज ने साधना की, उस साधना का प्रसाद सिद्धि के रूप में आज राजराजेश्वरी आश्रम और मंदिर के रूप में हम सबके सामने यहां पर इस रूप में देखने को मिल रहा है। ये देश की व्यवस्था को, समाज की व्यवस्था को, लोक की व्यवस्था को ऊर्ध्वगामी करने के लिए, लोकाचार की ओर ले जाने के लिए, लोक कल्याण के पथ पर उन्मुख करने के लिए जिस देवी का हम अनुष्ठान करते हैं वह प्रांबा जगत जगदम्बा राजराजेश्वरी है, जो सबको नियंत्रित करके सन्मार्ग पर ले चलने की प्रेरणा प्रदान करती है। और उनकी स्थापना का कार्य इस नैमिष क्षेत्र में हुआ है। आप सब जानते हैं नैमिष तीर्थ के महात्म को ध्यान में रख करके ही सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। खासतौर पर इसको एक तीर्थ के रूप में विकसित करने की कार्रवाई, एक नया स्वरूप प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य देश के अंदर प्रारंभ हुए हैं, अद्भुत है। काशी में महाकाल, काशी में काशी विश्वनाथ धाम को जिस रूप में एक भव्य स्वरूप दिया गया है। आज से 4 साल 5 साल पहले काशी में कोई जाता था, संकरी गलियों में जाने के लिए मजबूर होता था। आज एक भव्य धाम आपके पास है। महाकाल में जाएंगे उज्जैन में तो महाकाल का महालोक वहां आपको देखने को मिलेगा, एक भव्य स्वरूप वहां पे देखने को मिलेगा। ऐसे ही उत्तराखंड में केदारपुरी में और बद्रीनाथ धाम में आप जाएंगे, वहां पर भी पुनरुद्धार का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और अयोध्या के लिए तो कहना ही क्या है, अयोध्या में 5 सदी के बाद ये अवसर आया है। मैं धार्मिक इसलिए हूं क्योंकि मुझे देश के लिए कार्य करना है, क्योंकि देश हमारे लिए पहले है और इस देश से हम सब कार्य करेंगे। मेरी साधना इसलिए वो देश के हित में लगे, मेरा वैभव इसलिए वो देश के हित में लगे। जिस दिन हर भारतवासी इस प्रकार के भाव के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देगा, याद रखना, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। बीजेपी के किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और बलिया से सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने किसान आंदोलन को लेकर एक बयान दिया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। कुछ राजनीतिक दल, कुछ गैर राजनीतिक दल, कुछ एनजीओ द्वारा यह आंदोलन सरकार को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसानों का यह आंदोलन किसानों द्वारा किसानों के लिए होना चाहिए। यह आंदोलन भविष्य में किसान आंदोलन को बदनाम करने वाला होगा। हर प्रदेश में अलग अलग प्रकार की खेती होती है। केरल में जो खेती होती है कश्मीर में नहीं होती, पंजाब में जो खेती होती है वो बिहार यूपी में नहीं होती, असम में जो खेती होती है वो गुजरात में नहीं होती, वो हमारे बॉर्डर पर तेलंगाना में नहीं होती, आंध्र प्रदेश में दूसरे प्रकार की। हर प्रदेश की अलग अलग प्रकार की खेती है, अलग अलग प्रकार के पैदावार। पंजाब के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान का भी आंदोलन है। एमएसपी की बात आ रही है तो एमएसपी के बारे में सरकार ने फैसले किए हैं कि हम किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत, जिस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की बात करें उसके बारे में उन लोगों ने एक फैसला किया है कि 5 साल तक हम इसको बढ़ाकर देखते हैं कि किसानों को हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हर चीज़ों को नहीं मानने के लिए ठान लेना
और वह किसान का आंदोलन पूरे देश के किसानों का आंदोलन नहीं होता। मैं इतने दिन से संसद में हूँ, मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किसानों के लिए किया है आज तक किसी सरकार ने किया नहीं। 6,000 रुपया सालाना मिलता है, 3,000 रुपया 60 वर्ष के बाद किसानों को पेंशन मिलता है। खेती की लागत कम हो इसके लिए सरकार ने योजना बनाई। किसानों की समृद्धि के लिए उसके फसल नुकसान हो जाते हैं, फसल बीमा योजना बनाई है। मुझे कोई बता दे कि 1952 से आज तक चलने वाली सरकार मोदी जी के सिवाय किसी सरकार ने, मैं किसान हूँ इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि किसानों के लिए जो मोदी जी की सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए, मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो मोदी जी ने जो काम किया है वो आज तक मैं किसान होने के नाते मैं कह सकता हूँ किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। इसलिए पंजाब के किसान भाइयों को मैं निवेदन करूंगा कि आंदोलन को राजनीतिक स्वरूप देना बंद कर दें। किसानों का आंदोलन किसानों के लिए होना चाहिए, किसानों के द्वारा होना चाहिए। मैं जानता हूं उसमें बहुत सारे लोग हमसे बात भी करने आए थे। वो आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, वो आंदोलन कुछ राजनीतिक लोगों का है, कुछ गैर राजनीतिक लोगों का है, कुछ एनजीओ के लोगों का है। तरह तरह के लोग इस तरह का इस सरकार को परेशान करने के लिए ये करते रहते हैं और यह भविष्य के भी किसान आंदोलन को बदनाम करने वाला आंदोलन। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर संभल से है, जहां माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का एक बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में लापरवाही करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एशिया के सबसे बड़े बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी से जब बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के विषय में जानकारी प्राप्त की गई तो उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया कि कल से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शासन और प्रशासन की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। नहीं, बोर्ड की परीक्षाएं अच्छी प्रकार से संपन्न की जाएंगी। जिस प्रकार से पिछले साल की गई थी उससे भी और अच्छी व्यवस्था हमने बनाई है। कहीं किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था होती है वो हमारे सामने तुरंत आ जाएगी और उसके हम खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं, जो संवेदनशील इलाके हैं, चाहे अति संवेदनशील इलाके हैं, उनको चिन्हित कर लिया गया है और उस आधार पर उन पर पैनी नजर रखी जाएगी। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें मैंने अभी बताया था कि इसमें 8,265 जो है जो हमारे केंद्र व्यवस्थापक हैं, 8,265 ही हमारे अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक हैं और इतने ही हमारे स्टेटिक मजिस्ट्रेट हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट 1297 हैं, जोनल मजिस्ट्रेट 430 हैं, सचेतन दल जो हैं 416 हैं और राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक जो हैं वो 75 हैं। मंत्री जी क्या संदेश देंगे छात्रों के लिए? छात्रों के लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि वो तनाव मुक्त होकर पेपर दें, चिंता किसी प्रकार की ना करें और भगवान उनके भविष्य को उज्जवल बनाएगा। अच्छी प्रकार से परीक्षाएं होंगी क्योंकि पढ़ाई में कहीं पर भी कोताही नहीं की गई है। हमारे जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षा विभाग के जितने अधिकारी हैं, वो सभी बहुत ही कर्मठ हैं और उन्हीं कर्मठता के आधार पर हमारी परीक्षा भी अच्छी होंगी और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अगर किसी तरह से कोई गड़बड़ करता पाया गया तो क्या कार्रवाई की जाएगी? अगली खबर हमीरपुर से है, जहां फैमिली कोर्ट की जज के खिलाफ अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि अधिवक्ताओं ने फैमिली कोर्ट की जज के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान जज पर अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया गया है, जिसके चलते अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार हर वर्ग और हर समाज के लिए काम कर रही है। इस कड़ी में अब केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए डीटीसी बस में फ्री यात्रा के बाद किन्नर समाज के लोगों के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने किन्नर समाज के लोगों को तोहफा देते हुए उन्हें फ्री डीटीसी बस में यात्रा करने की घोषणा की गई है। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद अब किन्नर समाज के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। किन्नर समाज के लोग दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद केजरीवाल सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। किन्नर समाज के लोगों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से जो किन्नर समाज दबा कुचला रहा करता था, वो अब समाज आगे बढ़कर काम कर सकेगा।
खबर मैनपुरी से है, जहां सपा छोड़कर और बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए अखिलेश यादव के करीबी कहे जाने वाले मनोज यादव ने सपा छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। बदायूं के थाना कुंवर गांव क्षेत्र के बिहारी गोटिया गांव के रहने वाले बांकेलाल पुत्र छोटे लाल का 13 फरवरी को भैंसा मई के जंगल में शव पड़ा मिला था, जिसकी गर्दन काटकर हत्या की गई थी और सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। आपको बता दें कि इस संदर्भ में परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। साथ ही बुधवार को एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने हत्या का खुलासा किया। खबर नोएडा के कोतवाली 49 क्षेत्र स्थित बरौला गांव से है, जहां एक महिला ने अपनी 2 बच्चियों को चौथी मंजिला से धक्का देकर खुद भी कूद गई। आपको बता दें कि दिल दहलाने वाला इस मामले में मां बेटी की मौत हो गई और दूसरी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां अज्ञात कारणों के चलते वृद्ध महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि बंद कमरे में वृद्ध महिला का शव जाल से लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चैनल का ताला तोड़कर शव को बाहर निकाला और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला कोंच कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर का बताया जा रहा है। खबर मेरठ से है, जहां केमिकल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। मामला परतापुर थाना क्षेत्र के कासी गांव का बताया जा रहा है। तो वहीं अगली खबर हरदोई से है, जहां प्रेमी युगल ने एक ही पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि प्रेमी युगल एक ही परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिसकी वजह से परिवार वालों ने शादी के लिए मना कर दिया। वहीं घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी से है, जहां यमुना नदी में लोनी के राम पार्क के रहने वाले 4 नाबालिग दोस्त डूब गए। तो वहीं तीन नाबालिग के शवों को यमुना नदी से बरामद कर लिया गया है और चौथे की तलाश लगातार जारी है। आपको बता दें कि हादसे के करीब 20 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक गोताखोर लगातार यमुना नदी में खोए हुए बच्चे का शव निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। कानपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जगह जगह होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं। इस बीच एक होर्डिंग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, क्योंकि इस होर्डिंग में राहुल गांधी को भगवान श्री कृष्ण और अजय राय को अर्जुन के रूप में दर्शाया गया है। आपको बता दें कि अजय राय यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। यह होर्डिंग स्थानीय कांग्रेस ने लगवाई है, जिनका कहना है कि जिस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत का युद्ध जितवाया था, वैसे ही राहुल गांधी बीजेपी से मुकाबले में चुनाव जीतेंगे। यूपी में वो अजय राय के सारथी बने हैं। दो 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी यूपी अल्पसंख्यक मोर्चा शुरू कर रहा है। विशेष अभियान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा यूपी के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने लखनऊ की हजरत कासिम शहीद की दरगाह से शुरुआत की। बता दें कि ना दूरी है, खाई है, मोदी हमारा भाई है और अब की बार सरकार के पोस्टर भी लगाए गए। आपको बता दें कि अभियान के तहत प्रदेश के सभी मुस्लिम आबादी में स्थित प्रमुख धर्मस्थल जैसे दरगाह, खानका और मस्जिद के पास मोर्चा लगाएगा। अल्पसंख्यक मोर्चा यूपी के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने बताया कि हम प्रदेश के सभी मुस्लिम भाइयों के साथ जुड़ेंगे, उनको मोदी की योजनाओं के बारे में बताएंगे। साथ ही हम लोगों के बीच प्रधानमंत्री के मन की बात का उर्दू अनुवाद का एक पुस्तक लोगों को भेंट करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।